किस्मत का हो साथ और दिल में हो जज्बा तो खुद खुदा भी तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचा देता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भारत के मशहूर वास्तुविद डॉक्टर नितिन पराख। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, थैंक यू। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये वास्तुशास्त्र जो है इसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, ये है क्या वास्तव में और ये कितना पुराना है इसका इतिहास? वास्तुशास्त्र जो है बहुत ही पुराना एंशिएंट इंडियन साइंस है, जो जिसका वर्णन वैदिक समय से है। तो हजारों वर्ष पुराना है, 8,000 साल पुराना कह सकते हैं। और इन बिटवीन भी कुछ और ग्रंथ भी आए। तो ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज है, घर किस तरह बनाया जाता है, जगह किस तरह बनानी है ताकि नेचर के फोर्सेस आप अपने एडवांटेज में लें, जिसका आपको फायदा मिले और हम फले फूलें, इसलिए ये लिखा गया था। आपने इसकी कोई डिग्री वगैरह हासिल की है या अनुभव से करते हैं? नहीं, वास्तु जो है मैंने बहुत पुराने ग्रंथों की स्टडी करके, और एक पंडित हैं, गुरु, बहुत पुरानी बात है, 25-27 साल पुरानी बात है, उनसे ज्ञान लिया। उसके बाद बहुत सारे पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसके बाद मैंने फेंग शुई का स्टडी भी किया, जो चाइनीज साइंस है लेकिन वास्तु की तरह ही है। वो भी बहुत पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। और उसके लिए तो मैं बहुत बार अब्रॉड भी गया, दूसरी कंट्रीज में जो वर्ल्ड के टॉप फेंग शुई मास्टर्स हैं उनसे बरसों के बरस मतलब तपस्या करके बहुत ज्ञान लिया, बहुत कोर्सेज किए, और ऑनलाइन भी हमारा चलता रहता था। तो ये बहुत बाहर के विदेशी लोग भी इसको मानते हैं? विदेशी लोग मानते हैं। वास्तु एनआरआईज वगैरह जो हैं दूसरे कंट्रीज में जरूर फॉलो करते हैं। और फेंग शुई जो है वो भी सिमिलर साइंस है, और उसके वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा है, दूसरी कंट्रीज में वास्तु से ज्यादा फेंग शुई पॉपुलर। तो इसके प्रेडिक्शन डॉक्टर साहब कितने % सही होते हैं? प्रेडिक्शन, अभी जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, रिसेंटली प्रेडिक्शन किया, अब हमारी जो अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है, बहुत भयंकर एक महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है, नॉट सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है, और सब लोग बड़ी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। हमारे देश में भी मैंने खुद देखा था 3 महीने पहले न्यूज चैनल्स पर डिस्कशन की, हमारे देश में फैल गया 137 करोड़ की आबादी में, तो करोड़ों आदमी मर सकते हैं, 4 करोड़ के ऊपर हमारी डेथ टोल हो सकती है। ये डर जाहिर किया गया, लोगों में बहुत ज्यादा खौफ पैदा हुआ है, एक फियर साइकोसिस सा बना हुआ है पूरे दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ इसी की बातचीत चल रही है, और खूब मतलब लोग डरे हुए। बट मैंने प्रेडिक्शन फेंग शुई के बेसिस पे किया, इंडिया का फेंग शुई एज अ कंट्री स्टडी करके, और प्रेडिक्शन दिया कि ऐसा भयंकर डिजास्टर हमारे देश में नहीं होगा कि बीच में एक मिनट, जैसे आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह या उसका जो कुछ भी लेते हैं, बाकी मास लेवल पे, कंट्री लेवल पे आप क्या चीज लेके प्रेडिक्शन करते हैं? वो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अंतर ये है, अभी फेंग शुई में 3 लेवल है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। एक है जो सिंबॉलिक फेंग शुई कहते हैं, जिसमें लाफिंग बुद्धा यूज कर लीजिए, विंड चाइम यूज कर लीजिए, या चाइनीज कॉइन्स यूज कर लीजिए वगैरह वगैरह। वो एकदम लोएस्ट लेवल है, वो सिंबॉलिक फेंग शुई है। मतलब वो जो आप कह सकते हैं कि एक लकी सिंबल्स का एक जो प्रभाव होता है साइकोलॉजिकल, वो चीज की तरह है। उसके बाद उससे हायर लेवल का आता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, उसकी पर्सनल लकी डायरेक्शंस निकाले जाते हैं वगैरह। और तीसरा है सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसे फ्लाइंग स्टार फेंग शुई कहते हैं। फ्लाइंग स्टार फेंग शुई जो है, उसका रियल ज्ञान, उन फ्लाइंग स्टार चार्ट्स का इंटरप्रिटेशन का रियल ज्ञान बहुत कम लोगों में है दुनिया में, सही इंटरप्रिटेशन करने वाला। और उस एक्सपर्टीज और उस ज्ञान के बेसिस पर ही मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि भारत देश में इस समय अच्छा समय चल रहा है, 2024 फरवरी तक रहेगा। और क्योंकि हमारे देश का अच्छा समय चल रहा है, इसलिए इतना भयंकर डिजास्टर यहाँ हो जाए कि भाई करोड़ों आदमी की मृत्यु हो जाए, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ये है कि ऐसा इतना बड़ा डिजास्टर हमारे देश में नहीं होगा। हम अच्छा समय ग्लोबल महामारी है, अच्छा समय स्वास्थ्य को लेकर मान रहे हैं, फाइनेंशियली मान रहे हैं, या इन जनरल जो अच्छा समय है, हाँ, इतना फाइन ट्यून हम नहीं कह सकते, मगर जो अच्छा समय है वो हर चीज के लिए बाय एंड लार्ज, मतलब एक जनरल अच्छा समय है जो हमारे देश के लिए अच्छा है। इस समय में लोग सिर्फ सोचते हैं, भाई बहुत लोग ये बोलते हैं कि अपनी इकोनॉमी स्लो है। तो ये आपको बताऊं, मैंने 2004 में एक प्रेडिक्शन दिया था, जब हमारा देश बहुत ही मंदी से गुजर रहा था। 97-98 से मंदी शुरू हुई,
पहली बार हमारे देश में प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरे, लोगों को इंट्रोडक्शन हुआ कि पहले मतलब प्रॉपर्टी प्राइस गिर भी सकते हैं, तो पहली बार ऐसा इंट्रोडक्शन भी हुआ। तो इतनी बुरी मंदी थी, इंडस्ट्रियल आउटपुट डाउन हो रहा था, जीडीपी अच्छा नहीं था, तो वो एक मतलब इंडिया ग्रोथ फेज में नहीं था, अच्छा नहीं समय था और मंदी का समय था। और उस समय प्रेडिक्शन दिया हमने कि बहुत बढ़िया समय इंडिया का आ रहा है, और देश का फैक्टर स्टडी करके मैंने प्रेडिक्शन दिया। उसमें कुछ, जैसे आपने पूछा था एक क्वेश्चन के क्या चीज देखते हैं, तो उसमें ऐसा है कि फेंगशुई के हिसाब से, फ्लाइंग स्टार फेंगशुई के हिसाब से इन जनरल इस समय में साउथ वेस्ट में पानी और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन बहुत अच्छे हैं। तो हमारे देश में दोनों ही है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयज हैं और साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन, तो दोनों ही चीजें हमारे देश में थी। उस बेसिस पर हमने ये प्रेडिक्शन दिया। घोर मंदी जब देश गुजर रहा था उस समय कि इतना अच्छा समय आ रहा है कि इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर द कंट्री, वो प्रेडिक्शन हमने दिया था। वो बहुत बड़े न्यूज़पेपर डेक्कन क्रॉनिकल में छपा, जो साउथ इंडिया का टॉप इंग्लिश न्यूज़पेपर हुआ करता था उस समय, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश डेली हुआ करता था। तो वहाँ प्रेडिक्शन दिया था। आज भी उसका कटिंग मेरे पास मौजूद है मेरे ऑफिस में। तो वो प्रेडिक्शन फाइनली बहुत आगे, मतलब 2004 से यू टर्न हुआ, बहुत अच्छा तेजी इंडिया में हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, खूब ग्रोथ हुई और जबरदस्त मतलब बूम आगे बढ़ा, और वो प्रेडिक्शन 2 हुआ। ये भी प्रेडिक्शन ये इसी बेसिस पर है कि इंडिया का अच्छा पीरियड 2004 से 2024 तक है। तो क्योंकि हमारा अच्छा पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा डिजास्टर हमारे यहाँ होगा ऐसा बिल्कुल मुझे लाइकली बिल्कुल नहीं लगता। आई एम वेरी वेरी श्योर। डॉक्टर साहब, कब तक छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि डेथ टोल जो है हमारी दूसरे बहुत सक्षम जो देश हैं, डेवलप कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज जो है, उनसे हमारी डेथ पर मिलियन रेट बहुत कम है और कम ही रहेगी। मेरा अनुमान है ऐसे करोड़ों मरे ऐसा नहीं होगा, इंडिया छूट जाएगा बहुत कम डैमेज में इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ दीस डेवलप कंट्रीज, इतना कह सकता हूँ। ये डॉक्टर साहब अच्छा समय का आप जैसे प्रेडिक्शन आपने किया, तो ये ड्यू टू रिलीजियस होने की वजह से या और कोई कारण है? नहीं, इसमें मैंने कहा कि फेंगशुई वाइज इस समय में फ्लाइंग स्टार फेंगशुई के हिसाब से साउथ वेस्ट में पानी और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन अच्छा है। 2004 से 24 पीरियड 8 कहा जाता है जिसे, तो ये पीरियड 8 अभी 3.5 साल शेष हैं इसके, तो देश का अच्छा समय है। वो इसका बेसिस है प्रेडिक्शन का कि अच्छा समय क्योंकि है इसलिए वो इंडिया इससे छूट जाएगा, बहुत ज्यादा डैमेज हमें नहीं होगा। ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में पूजा पाठ बहुत होता है, रिलीजन काफी फॉलो होता है और बाय एंड लार्ज लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो तो है ही, वो चीजें भी हमारे साथ हैं, तो आई डोंट डिनाई दैट, वो तो है। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, आप लिखते भी हैं बुक्स वगैरह, मैगजीन्स कुछ? जी, मैंने 2 किताबें लिखी हुई हैं और भाई भगवान की दया से दोनों बहुत बड़ी बेस्ट सेलर रही हैं। जो पहली वाली मेरी बुक थी, किताब थी, 20 साल पहले पब्लिश हुई, 2000 में। डॉक्टर साहब, आपने बोला भगवान की दया से, तो इसका क्या मतलब लॉजिक क्या है कि मतलब आप अपने कर्म से ज्यादा भगवान को वेटेज देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि आज मैं ये कह सकता हूँ, मैंने हजारों लोगों को हेल्प किया है मेरे ज्ञान से, मेरे नॉलेज से। बहुत सारी कंपनीज को टर्न अराउंड किया है, इंडिया के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इवन कुमार मंगलम बिरला जी भी मेरी एडवाइस लेते हैं। बहुत बड़े फिल्म स्टार्स बहुत सारे हैं, अजय देवगन, काजोल वगैरह बहुत सारे हैं, बड़े फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे बॉम्बे के टॉप बिल्डर्स हैं जो मेरी एडवाइस लेते हैं। और मैंने अभी बड़े बड़े बिल्डर्स का 20 साल पहले भी बहुत बुरे समय में, जो पिछली मंदी थी उसमें पूरा यू टर्न करके, जो बिल्कुल डिजास्टर में जा रहे थे उनको पूरा यू टर्न करके बहुत अच्छा लेवल पर पहुंचा दिया था। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे, मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इसका निमित्त बनाया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने इतना अच्छा ज्ञान, सही ज्ञान दिया है, जिसके बेसिस पर, जिसको यूज करके मैं दूसरों को हेल्प कर पाता हूँ। आप बुक्स के बारे में क्या कह रहे थे? आपने किस बारे में लिखी है किताबें? फेंगशुई पे मेरी बुक्स हैं दोनों, और मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वास्तुशास्त्र पे ही, और बहुत साल वो किया। उसके बाद मैं मेरा सिंगापुर वगैरह जाना हुआ और वहाँ फेंगशुई के बारे में मैंने सुना, मैंने ये एनालाइज किया कि ये सिमिलर साइंस है। वहाँ देखा मैंने कि चाइनीज इकोनॉमीज वाली कंट्रीज जो हैं, जैसे सिंगापुर है, हांगकांग है, छोटे छोटे से देश हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स बन गए हैं दुनिया के, तो वहाँ फेंगशुई फॉलो बहुत करते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए वगैरह वगैरह फेंगशुई बहुत फॉलो किया जाता है और उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो मैंने सोचा ये साइंस भी बहुत अच्छी लग रही है, और कॉमन सेंस से पहले जिज्ञासा से शुरू हुआ कि वास्तु की तरह ये साइंस है, और फिर मैंने जब उसको लर्न करना शुरू किया टॉप गुरु से, वर्ल्ड के लिवियन टू हैं,
मास्टर जोसेफ ह्यू हैं, और उनसे ज्ञान लिया, और भी लोग हैं, उनसे ज्ञान लेकर के और जब अप्लाई करना शुरू किया तो रिजल्ट्स और इम्प्रूव हो गया। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में मेरा ये फाइनल ओपिनियन आज है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में फेंग शुई बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। वास्तु हमारा जमीन के साथ जो मकान होता है उसमें बढ़िया रिजल्ट देता है, और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के ऑफिसेस में फेंग शुई बहुत बढ़िया, फ्लाइंग स्टार फेंग शुई जो हाईएस्ट लेवल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे किसी के जीवन में वास्तु का कितना महत्व हो सकता है? कितना परसेंट उसकी लाइफ को संचालन करने के लिए वास्तु पे डिपेंड किया जा सकता है? ये मैं कह सकता हूँ आपको अप्रोक्सीमेटली 40%। वो किस तरह है, मेरी किताब में पहला चैप्टर ही फिलॉसफी ऑफ लक पर है कि भाई क्या चीजें हैं आपके लक पर इन्फ्लुएंस करती हैं, हर आदमी की एक जिज्ञासा है। तो 40% होता है आपके हेवन लक का प्रभाव, यानी आपका कुंडली, आपकी खुद की कुंडली, आप किस समय और कहाँ पैदा हुए, दो चीजों पर आपकी कुंडली बनती है, वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल लक है, और उसे हम हेवन लक कहते हैं फेंग शुई में। वो 40% अपने लाइफ में प्रभाव पैदा करता है। और दूसरा 40% है अर्थ लक। अर्थ लक है जिसमें आपका घर और आपका ऑफिस आता है, जहां आप सोते हैं, जहां से आप काम करते हैं, उसका प्रभाव आपकी लाइफ में, जीवन में 40% वो भी है, और 20% है कर्म, जो हम हार्ड वर्क करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, उसका प्रभाव। आपने कर्म को 20% ले लिया। मैं आपको फिर से कहूंगा, कर्म का प्रभाव इस जीवन प्रेजेंट लाइफ में 20% है, मल्टीपल बर्थ्स में अगर हम बात करें तो 100% है। अब इसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ देता हूँ आपको। एक मिनट, अक्सर जैसे रामायण में तो छुपाई आती है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करई सोई फल चाखा। बिल्कुल सही है। और मल्टीपल बर्थ्स में, अब आपको बताऊं, मैं एक जैन हूँ और हमारे महावीर स्वामी तीर्थंकर हैं, जिन्होंने पूरी लाइफ एकदम बहुत सात्विक जीवन जिया, खूब तप जब किया, और एक बार तप करते हुए उनके कान में किसी ने कीला ठोक दिया। क्यों कीला ठोक दिया? हाँ, उनको इतनी यातना भोगनी पड़ी। क्यों भोगनी पड़ी? क्योंकि उस जीवन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया था खराब, लेकिन ये था कोई पास्ट बर्थ में उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया था जिसका भुगतान उन्हें उस जन्म में चुकाना पड़ा, जब वो महावीर स्वामी तीर्थंकर बन गए थे, जब वो तप करते थे। तो मल्टीपल बर्थ्स में हमें कर्म की फिलॉसफी फुल 100% है और वैलिड है और पूरी है, लेकिन इस जन्म में 20% है। ये मेरा मत है, लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से और फेंग शुई के ज्ञान के हिसाब से ये मत है। और मैं एक प्रमाण आपको दे सकता हूँ कि कुछ गैंगस्टर्स हैं जो बहुत खराब काम करते हैं और बरसों से, मतलब एक टॉप गैंगस्टर है जिसने टेररिज्म भी कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कर्म इतना इस जीवन में बुरा रहा, फिर भी 40 साल से अंडरवर्ल्ड को एकदम डोमिनेट कर रहे हैं, और उनका कोई वो चीज बुरी नहीं है। कोई छोटे प्रॉब्लम उनको भी होंगे, 20% कर्म का प्रभाव इस जीवन में आएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज जीवन बहुत अच्छा रहा। उसी तरह ऐसे बहुत लोग हैं। मेरे खुद के एक मामा जी थे जो 54 की उम्र में कुछ उनकी डेथ हो गई, और इतना बढ़िया जीवन, वो मतलब जयपुर से ही थे, इतना अच्छा, मतलब अच्छे इंसान थे, सबकी हेल्प करते थे, लेकिन उन्होंने अच्छा समय अपने जीवन में देखा ही नहीं। कर्म बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बहुत मतलब तकलीफ पाया, हेल्थ में तकलीफ पाई, पैसे में तकलीफ पाई, राजा की तरह पैदा हुए थे लेकिन रंग की तरह उनकी डेथ, इतना बुरा समय भी देखा। तो इस जीवन का कर्म 20% आपके इस जीवन में आपका भुगतान के लिए आएगा, 80% आपके कर्म के बैग में जाएगा, जो आपकी नेक्स्ट बर्थ डिटरमिन करेगा। इसका एक प्रूफ और है। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जैसे एक एग्जांपल है, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बच्चा पैदा हुआ उनके घर, जब भी पैदा हुआ उसी समय उसी चौगड़िया में दूसरा एक बच्चा भी पैदा हुआ, एक एग्जांपल है। दोनों की कुंडली सेम है, दोनों की कुंडली में ऐसा था कि इनके फैमिली में 30 गुना ग्रोथ होगी। तो आज मुकेश अंबानी के पास उस समय 10,000 करोड़ थे, आज लाखों करोड़ में 3 लाख करोड़ है या और भी ज्यादा होगा। तो इतना ग्रोथ उनका हुआ। अब जो बच्चा एक मध्यम परिवार में पैदा हुआ था, उसके पिताजी के पास उस समय मान लीजिए 5 लाख रुपए सेविंग थी, तो आज 1.5 करोड़ रुपए है, 30 गुना हो गई। लेकिन 1.5 करोड़ रुपए में आज एक अच्छा घर भी नहीं आता बम्बई में, तो उसकी क्या वैल्यू है? तो अगर देखें तो इतना ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन फिर भी फर्क दोनों में इतना स्टार्क है। क्यों डिफरेंस इतना है? ईश्वर ने ऐसा क्यों किया कि सेम कुंडली के साथ 2 बच्चे पैदा किए, एक को दे दिया मुकेश अंबानी के घर और एक को दे दिया एक मध्यम परिवार में? क्यों ऐसा क्यों इनजस्टिस किया? तो भगवान के घर में कोई इनजस्टिस नहीं है। नेचर, यूनिवर्स और भगवान सब एक ही चीज है, और वहां कोई इनजस्टिस नहीं है, सब परफेक्ट है सिस्टम। तो मुकेश अंबानी के बेटे ने पिछले जन्म में बहुत बढ़िया कर्म किए होंगे कि भगवान ने उसे ये तो एग्जाम्पल रहा।
अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तु से आप मतलब आप आदमी का भाग्य बनाना चाहते हैं या कर्म सुधारना चाहते हैं? वास्तु से हम उसका लक इंप्रूव कर सकते हैं। फिर उस पर्सन के अपने अपने खुद के माइंड पर है कि वो लक अपना क्या चीज के लिए यूज करना चाहता है, वो अपना नाम बेहतर, हम उसका भाग्य बना सकते हैं, हम उसका लक इंप्रूव कर सकते हैं। हम उसका लक इंप्रूव कर सकते हैं वास्तु से और फेंग शुई से। जब उसका लक इंप्रूव होगा, अर्थ लक फैक्टर उसका जब इंप्रूव होगा, तब उसके जीवन में वो चीजें होने लगेगी जो चीजें वो चाहता है, जो उसकी विशेष हैं वो फुलफिल होने लगेंगी धीरे धीरे। तो अब उसकी विशेष अगर अच्छी विशेष है, कोई अच्छा इंसान है जिसका भाग्य परिवर्तन किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, तो वो अच्छे कर्मों में भी यूज करता है, वो खुद भी खूब ग्रोथ करता है। और एक अच्छा आदमी जब ग्रोथ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई उसके साथ बहुत सारे दूसरे परिवार भी उसका बेनिफिट और लाभ ले पाते हैं। तो आई ऑलवेज फील कि भाई अच्छे इंसान को मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं अपने ज्ञान से। मेरे पास मेरा एक मन में हमेशा वो फीलिंग रहता है कि गलत लोगों को ना करके और अच्छे लोगों को मैं अपने ज्ञान का आप अच्छा पूरी तरह से साइंटिफिक मानते हैं वास्तु को? ये वास्तु और फेंग शुई दोनों ही मेटाफिजिकल साइंसेज है। मेटाफिजिकल साइंसेज उन्हें कहते हैं जो आज के साइंस के लेवल के हिसाब से पूरी तरह जिन्हें प्रूफ मांगे अगर तो देना बड़ा मुश्किल होगा। एम्पिरिकल एविडेंस दिया जा सकता है कि भाई देखिए मैंने कितने लोगों को हेल्प किया, उनकी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। मेरी किताबें आप पढ़ोगे तो बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स हैं जिन्हें कोई ब्राइब नहीं दी जा सकती मेरे बारे में अच्छा कहने के लिए। ऐसे बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स हैं, मेरी किताबों में लेटर्स हैं, दूसरी किताब में तो लेटर्स भी हैं। तो वो चीजें हैं कि उनका लाइफ इंप्रूव हुआ है, तो बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये पक्की बात। सही ज्ञान से आप लोग बताते हैं कि ये अलमारी यहाँ होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल इधर होनी चाहिए, गेट इधर होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, ये तो वास्तु है। और पुराना जो वास्तु था साइंटिफिक, एक घर के बीच में आंगन खुला हुआ ना हो चाहिए जिससे सनलाइट आए, तो वो एक साइंटिफिक वास्तु था। आज उसको ना कोई अप्लाई कर सकता ना पॉसिबल है। हाँ, तो ऐसा है कि इसीलिए मैंने कहा कि भाई अभी जो हमें जो वास्तु के लिए जो ओपननेस मिलती है, जो ओपननेस चाहिए कि भाई अच्छा प्लॉट मिले, बड़ा प्लॉट मिले, पहले प्लॉट सिलेक्ट हो और फिर हाउस बनाया जाए, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है आज के समय में, जो इतने प्रॉपर्टी हैं बिल्कुल डिफिकल्ट है। पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, जिस सक्षमता के पर है, अपनी सक्षमता पर है, बट बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं मानता हूँ। तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ वो केसेस में स्पेशली बॉम्बे जैसी सिटी में जहाँ मैं मेजर प्रैक्टिस मेरी वहाँ है, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन बॉम्बे में ज्यादा प्रैक्टिस है। तो वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स है, तो वहाँ हम फ्लाइंग स्टार फेंग शुई यूज करके काफी हद तक किसी भी तरह के हाउस में इंप्रूवमेंट कुछ हद तक ला सकते हैं फॉर श्योर। अगर वो बंदा हमारी एडवाइस लेकर पहले से घर सिलेक्ट करता है, ऐसे भी बहुत लोग आते हैं, तो हम जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत मिराक्युलस रिजल्ट भी दे सकते हैं। ऐसा आपके क्लाइंट्स में बड़े बड़े लोग जैसे कौन है, फिल्म स्टार्स वगैरह, इंडस्ट्रिस्ट? काफी हैं, बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। कवर पे किसी मैगजीन में आपका अमिताभ बच्चन का भी फोटो है, तो अमिताभ बच्चन भी आपके क्लाइंट हैं? अमिताभ बच्चन जी का मेरे किताब के ऊपर नाम भी है, बैक कवर पे उनका नाम छपा हुआ है, अंदर उनका कमेंट भी है, मेरे ऑफिस में उनका लेटर लगा हुआ है। वो मेरे ऑफिशियली क्लाइंट नहीं है, सत्य बात यह है, वो मेरे एक फर्स्ट कजन, मेरा ब्रदर के अच्छे फ्रेंड है, मित्र हैं। और क्योंकि वो बहुत 20 साल पहले की बात है, बहुत डिफिकल्ट समय से गुजर रहे थे, तो उसने मुझसे कुछ एडवाइस मांगी थी, तो मैंने मेरे कजन के थ्रू एडवाइस दी। बाकी मेरे ऑफिशियल बढ़िया एडवाइस दिए हुए क्लाइंट्स हैं, अजय देवगन हैं, काजोल हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जैसे वाशु भगनानी जी हैं, जिनको मैंने बहुत डिफिकल्ट समय में हेल्प किया। जो एक समय उनका ऐसा था कि कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, गोविंदा वगैरह की बहुत सारी फिल्म उनकी सुपर हिट थी लाइन से। फिर उन्होंने घर और ऑफिस चेंज किया और बहुत बुरा समय देखा। वो बिल्डर भी थे, तो उस समय फिर मैंने उनको हेल्प किया, काफी इम्प्रूवमेंट उनके लाइफ में आया। और ऐसे बहुत सारे अपने जीवन के लिए आगे और क्या ड्रीम बनता है, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए अपने लिए या समाज के लिए, देश के लिए? मैं ये कहूँगा अभी जो करंट सिचुएशन पे, जैसे मैंने मेरा प्रेडिक्शन दिया था कि भाई पहली चीज तो डर निकाल दीजिए कि कोविड से इतना जो डर भयंकर फैला हुआ है, डर निकाल दीजिए, उससे अपनी इम्यूनिटी भी वीक होती है। डर बहुत ज्यादा डर, आदमी डरा हुआ रहेगा तो इम्यून सिस्टम निकाल रहे हैं। 24 तक देश का भविष्य 2024 अच्छा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये भी एक डिजीज है। अब मैं आपको कहूँ, अपने देश में जहां तक मैंने रिसर्च किया है, 28 लाख आदमी मर जाते हैं हर साल एक डिजीज से, कार्डियक डिजीज जिसे हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। तो बहुत सारे हजारों बीमारियां हैं, तो हार्ट डिजीज से हर साल 28 लाख आदमी मरते हैं।
तो पिछले 3 महीने में एक एवरेज से कह रहा हूँ कि 6-7 लाख आदमी तो पिछले 3 महीने में भी मरे होंगे। मेरा खुद का एक मेरी वाइफ का रिलेटिव है, वो बेचारा 54 इयर्स ओल्ड, इस दौरान हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक सडन आया उसको, मर गए। तो हार्ट प्रॉब्लम से भी बहुत लोग मरते हैं, इतने बहुत लोग नहीं, मतलब एवरेज से 3 महीने में 6-7 लाख आदमी मरे होंगे। तो जब इतने लाखों आदमी मर गए तो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 20,000 या 18,000 या 16,000 आदमी हमारे देश में 3 महीने में मर गए। तो इतना डर क्यों? ये भी एक डिजीज है, इसका अभी तक उपाय स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अभी कुछ मेडिसिन आई हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में भी रेमडेसिविर वगैरह कुछ लॉन्च हुई है पिछले हफ्ते, तो कुछ दवाइयां हैं जिनका इस पे काफी अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स कुछ आ रहे हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं। डर मन से निकाल दीजिए, केयर पूरी लीजिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए। उससे मैंने मेरे प्रेडिक्शन में ये भी कहा है कि वायरल लोड फैक्टर कम रहेगा। वायरल लोड फैक्टर कम रहने से आपकी इम्यूनिटी उसे इजीली कॉन्कर कर पाए, ये चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। आज इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट, ईएनटी डॉक्टर्स एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर समीर भार्गव, मेरा परम मित्र है, उससे भी मैं रोज बात करता हूँ। उससे भी मुझे यही तथ्य मिला कि वायरल लोड फैक्टर लिमिट करने के लिए मास्क वगैरह पहनना, प्रिकॉशन लेते रहना बहुत जरूरी है। वायरल लोड फैक्टर कम रखेंगे तो इतनी की जरूरत नहीं। दवाइयां भी आ रही हैं धीरे धीरे, रामदेव बाबा जी ने भी अभी कुछ दवाई निकाली है कोरोनिल, जिसे अभी थोड़ा दिन के लिए रोक दिया गया है, बट मेरे हिसाब से अच्छी रिजल्ट आएंगे, उससे भी आएंगे, धीरे धीरे खुलेगा सब चीज। तो इतना डर की जरूरत नहीं है, देश का अच्छा समय है, अच्छा ही होगा, चिंता निकाल। हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? दर्शकों के लिए मैं आपको, नॉर्मल आदमी चाहता है कुछ, हमेशा मेरे से जब मेरे इंटरव्यूज होते हैं बहुत सारे कुछ वास्तु टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं आपको देता हूँ। मेरे सैकड़ों बार टॉप न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज आए हुए हैं, डेक्कन क्रॉनिकल ऑफ साउथ इंडिया, मिड डे ऑफ बॉम्बे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह। तो टिप्स मोस्ट ऑफन जो इंटरव्यूज टिप्स मांगते हैं, तो मैं आपको अच्छी टिप्स देता हूँ। कुछ घर के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। बेडरूम में, अपने बेडरूम में एक मैरिड कपल जो होता है उसे कभी भी 2 सिंगल बेड का बना हुआ मैट्रेस पर नहीं सोना चाहिए। मतलब जैसे 5 बाई 6 का अगर डबल बेड है तो उस पे एक सिंगल पीस का डबल बेड का मैट्रेस 5 बाई 6 का गद्दा होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार 2 पलंग लोग चिपका देते हैं साथ में, या एक बड़े पलंग पर 5 बाई 6 के पलंग पे 2.5 बाई 6 के 2 सिंगल गद्दे डाल देते हैं, उस पर एक चादर लगा देते हैं। तो मैरिड कपल्स को तो नहीं होना चाहिए, 2 सेपरेट मैट्रेस पर नहीं सोना चाहिए, एक पीस के मैट्रेस पर सोना चाहिए, वरना उनके अंदर मतभेद होने का एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक। दूसरा एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, एक टिप कि बेडरूम में सोते हुए सामने, एकदम बेड के लाइन में सामने मिरर नहीं होना चाहिए, साइड में कहीं पर हो, एकदम सामने ना हो। तो तीसरी एक बहुत पावरफुल टिप देता हूँ आपको, बेडरूम में आपका बेड रूम के डोर के सामने एकदम लाइन मार कभी नहीं आना चाहिए। उसे फेंग शुई में हम डेथ पोजीशन कहा गया है। क्यों कहा गया है? उसका साइंटिफिक रीजन है। डोर से, दरवाजे से, रूम के दरवाजे से ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा हमारे रूम में प्रवेश करती है। लेकिन हम अगर उसके सामने बेड रख देंगे, पैर हमारे डोर के लाइन में आ जाएंगे और हम इस तरह से अगर सोएंगे, तो वो एनर्जी, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो हमें डायरेक्टली हिट करेगी। अगर वो डायरेक्टली हिट करेगी तो हमें दुष्प्रभाव भी वो क्रिएट करेगी। हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन वो स्लोली घूम कर आनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट हिट नहीं करनी चाहिए। ये इसका एक एग्जांपल दूंगा, पानी के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। मान लीजिए एक पाइप में से, खेत में आप धूप में खड़े हैं, खेत में पानी पीना है आपको, खेत में से एक पाइप से बोरवेल का पानी फुल फोर्स से बाहर आ रहा है। तो अगर हम पूरा मुंह लगा देंगे उसके ऊपर और इतना फोर्स से पानी अगर हम अपने अंदर ले लेंगे तो हम मर जाएंगे। हमें पानी चाहिए, हम एक ग्लास से पानी भरेंगे, उस पाइप में अपने ग्लास रखकर पानी भरेंगे और स्लोली उसको पिएंगे। तो वो तरीका है। उसी तरह से एनर्जी हमें स्लोली मिलनी चाहिए, डायरेक्टली हिट नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पिक्चर से भी फॉर्म में दिखाता हूँ। मेरी किताब में मैंने एक फोटो में भी दिया हुआ है, डिफेक्ट और उसका करेक्शन बताया गया है इसमें, यही चीज डोर के सामने बेड का। तो ये इस तरीके से होना चाहिए। एक डिफेक्ट होता है, सामने करिए अपने। हाँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, ये अब सही दिख रहा है। ठीक। हाँ, अब इसमें देखिए आप, डोर के सामने बेड जो है वो डिफेक्टिव पोजीशन है और थोड़ा साइड में जो है वो करेक्ट पोजीशन है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली हिट ना करे इंसान जो सोते हुए। तो ये एक एग्जांपल है। एक टिप मैं आपको और देता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस में कभी भी जो आदमी बैठे, तो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे इवन एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं, इंटरनेट के एडवेंट के बाद वो ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग एक अच्छे ऑफिस में भी
टेबल वॉल फेसिंग रख देते हैं अपनी, और साइड में लोगों के बैठने का प्रोविजन कर देते हैं, और वॉल फेसिंग खुद बैठ जाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है वो अच्छा नहीं है इतना। क्यों अच्छा नहीं है? इससे क्या होता है, आदमी जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसके सामने एक ब्लैंक वॉल आ जाती है। ब्लैंक वॉल जब आती है तो वो उसकी विजन जो है लॉन्ग टर्म विजन नहीं रह जाती, वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी टाइप की एनर्जी क्रिएट होती है। तो वो एक अच्छी चीज नहीं। तो उस तरीके का सेटअप ना करते हुए आदमी को पुराना टाइप का जो ऑफिस अरेंजमेंट था वो भी मैं आपको ये दिखाता हूँ, उस तरह का अरेंजमेंट करना ज्यादा बेटर है। ये देखिए, इसमें भी डिफेक्ट और करेक्शन दिखाया गया है। ठीक ठीक ठीक, देख सकते हैं वॉल फेसिंग बैठना सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए ठीक नहीं है। जूनियर लोग बैठ सकते हैं, नॉर्मल स्टाफ बैठ सकता है, क्लेरिकल स्टाफ बैठ सकता है। जो सीनियर लोग हैं वो इस तरह की चीजें ना करें। पुराने टाइप का जो ऑफिस अरेंजमेंट होता था कि आदमी बैठा है और टेबल सामने है और उसके सामने विजिटर बैठता है, वो अरेंजमेंट बढ़िया है। ठीक ठीक। अच्छा, घर के बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, तो ये पूरी तरह से सत्य या % to % डिपेंड करता है? देखिए, ऐसा है, इसमें वास्तु शास्त्र में साउथ को जो है दक्षिण को बहुत अच्छा दिशा नहीं माना गया है इन जनरल। लेकिन मगर फ्लाइंग स्टार फेंग शुई में हमारे ऐसा कुछ नहीं है। उस साइंस, ये दोनों में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट अगर आप अपना इंटेलिजेंस खुद यूज कीजिए और देखिए कि कैसा दिखता है कि रोड के एक तरफ अगर नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है, तो क्या आपको दिखता है कि साउथ फेसिंग सारी दुकानें खराब चल रही हैं और नॉर्थ वाली अच्छी चल रही हैं? तो प्रैक्टिकल सेंस ऐसा। हाँ, क्योंकि ये देखिए एंशिएंट नॉलेज है, तो कुछ चीजें समय के साथ भी चेंज हुई है। उस समय के हाउसेस ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर विद लाइट वेट रूफ ज्यादा हुआ करते थे। आज हम देखते हैं मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स ज्यादा है। तो उसी साइंस को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना कभी कभी समय के साथ चेंज हो जाता है। जैसे मैं जैन हूँ, तो पुराने समय में जैनिज्म में ऐसा कहा गया था कि भाई 6 बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए शाम को। क्यों खा लेना चाहिए? उसका साइंटिफिक रीजन था कि भाई जैनिज्म में हम एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते। तो कुछ जब लाइट नहीं थी, कृत्रिम लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मॉस्किटो ना आ जाए। हाँ, तो अब चेंज हो गया। तो कुछ चीजें समय के साथ चेंज हो जाती हैं, तो उसे हमें अपना कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस यूज करके, ऑब्जर्व करके भी उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि वास्तु के साथ अंधविश्वास भी आ रहा है, समाज में व्याप्त हो रहा है, तो उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके लिए आप कुछ बताएं। देखिए, जैसे मैंने एक तो एग्जांपल दिया कि कुछ कॉमन सेंस से हम देखेंगे कुछ चीजें तो हमें समझ में आएगा। अब जैसे मैंने कहा वास्तु और फेंग शुई दो अलग अलग साइंसेज हैं, तो कभी कभी डायलेमा भी आ जाता है कि भाई कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो ये दोनों साइंस में कहूंगा, होम्योपैथी और एलोपैथी होता है लोगों में, मुझ में नहीं। दोनों साइंसेस होम्योपैथी और एलोपैथी जैसे हैं। ऐसा कह देना कि होम्योपैथी अच्छा है और एलोपैथी खराब है, और एलोपैथी अच्छा है या होम्योपैथी खराब है, ये बेवकूफी की अपनी इंट्रोडक्शन देना होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दोनों साइंसेस बहुत अच्छी हैं। आपको किस कंडीशन में कौन सी साइंस ज्यादा बेटर है, वो अपना कॉमन सेंस यूज करके उसे पेशेंट को उस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिंपल चीज ये है कि अगर किसी को प्लेग हो गया है, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, तो उस समय वो होम्योपैथी के पास जाएगा तो वो बेवकूफ है पेशेंट। उसे उस समय एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक का शायद थोड़ा साइड इफेक्ट होगा भी, मगर लाइफ बच जाएगी। तो एलोपैथी इज अ बेटर साइंस फॉर एक्यूट डिजीजेस। और किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है या सोराइसिस स्किन का हो गया है या एक्जिमा हो गया है, तो एलोपैथी उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देती है। स्टेरॉइड वॉरॉइड के ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, डिजीज एक बार छुप जाएगी, लेकिन फिर वो 2-4 महीने बाद बहुत और ज्यादा फैल कर आएगी। तो होम्योपैथी उसे जड़ से निकाल देता है। लॉन्ग टर्म डिजीज, क्रोनिक डिजीज है तो उसे जड़ से निकालने का काम करता है। अच्छा होम्योपैथ उसे ठीक कर सकता है, जड़ से साफ कर सकता है। तो दोनों साइंसेस बहुत अच्छी हैं। अपने को किस कंडीशन में कौन सी ज्यादा बेटर है वो यूज करना है। तो मेरा सिंपल जो प्रिंसिपल है, मैं दोनों प्रैक्टिस करता हूँ, और वास्तु में यूज करता हूँ ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर के बंगलोज में जो लैंड के साथ आते हैं। कहने का अभिप्राय अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर में मैं फेंग शुई यूज करता हूँ। वहां मुझे फ्लाइंग स्टार फेंग शुई जो है, फेंग शुई का हाईएस्ट लेवल, वो हम लाफिंग बुद्धा यूज करो जी, कॉइन यूज करो, वो नहीं करते। उसमें हम जो है वो उसमें जगह की कुंडली बनती है, कौन से पीरियड में मकान बना, उसकी दिशा क्या है, 2 चीजों पर उसकी फ्लाइंग स्टार चार्ट बनती है जो एक कुंडली की तरह है। फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, उससे पता चलता है हमें उसका हेल्थ के लिए कैसा है उधर, वेल्थ के लिए कैसा है, रिलेशनशिप के लिए कैसा है, उसमें लकी और अनलकी लोकेशन कहाँ पर है, और फिर हम पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। फिर सारा हम उसका प्लानिंग करते हैं, करेक्शंस का सारा प्रावधान देते हैं, और उससे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में फ्लाइंग स्टार फेंग शुई बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल आपके सवाल के लिए 2 शब्द बोलें।
आपके सवाल, बढ़िया चैनल है, आप बढ़िया अच्छे अच्छे इंटरव्यूज करते हैं। भगवान आपको और ऐसा ही अच्छा काम कार्य करने के लिए आशीर्वाद दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार।